Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। अकबर का शासनकाल मुगल काल में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसके अलावा और भी कई ऐसे शासक हुए जिनका शासनकाल स्वर्ण काल के रूप में जाना गया, लेकिन कुछ विशेष बिंदुओं पर। लेकिन अकबर के शासनकाल को कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। अकबर का जन्म कब हुआ, कहां हुआ और किन परिस्थितियों में वह बादशाह बना, उन सब पर हम लोग विस्तार से परिचर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ अकबर के समय की उसकी नीतियां जो कि अकबर को महान बनाती हैं, उस पर भी हम लोग विस्तार से परिचर्चा करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार की शुरू होती है। आपको याद होगा कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, 1540 ईस्वी में आप देखेंगे बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध। इन दोनों युद्धों में बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से पराजित हो चुका था। उसके बाद 15 वर्षों तक हुमायूं का जीवन निर्वासित रहा। इन्हीं 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान शेर शाह ने कई तरीके से दिल्ली को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन 1555 ईस्वी की कहानी पुनः मुगल शासन सत्ता को दिल्ली के सिंहासन पर आसीन कर देती है। उन्हीं 15 वर्षों के दौरान जिस बादशाह का जन्म हुआ उसे इतिहास जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानता है। आप यहां पर देखेंगे कि हुमायूं ने कन्नौज के पश्चात कुछ समय तक सिंध प्रांत में शरण ली। 1541 ईस्वी में उसने हिंदाल के गुरु मीर बाबा दोस्त यानी कि शेख अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। इसी बेगम से 1542 ईस्वी में सिंध स्थित अमरकोट के किले में राजपूत शासक राणा बीर साल के यहां अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं ने अपने योग्य सेनापति बैरम खां की सहायता से 15 मई 1555 में मच्छीवाड़ा और 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध जीता। इसी विजय के बाद हुमायूं पुनः दिल्ली का बादशाह बना। बात मैं अकबर की कर रहा हूं, लेकिन इस पृष्ठभूमि को बताना इसलिए जरूरी है ताकि उन परिस्थितियों को आप समझ सकें जिन परिस्थितियों में अकबर बादशाह बना। कहा जाता है कि सरहिंद और मच्छीवाड़ा की विजय के बाद बैरम खां, जो कि हुमायूं का सेनापति था, अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़ता है और उस समय दिल्ली पर अधिकार सूर साम्राज्य के सेनापति के रूप में हेमचंद विक्रमादित्य का था, जो कि अंतिम हिंदू बादशाह मध्यकाल का माना जाता है। बैरम खां अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़ता है और इधर सूर साम्राज्य का सेनापति हेमचंद विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हो जाता है। इस तरह से हुमायूं ने बैरम खां के सहायता से 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में विजय प्राप्त कर पुनः दिल्ली की बादशाहत को प्राप्त किया, लेकिन वह अंतिम समय तक सिंहासन पर सत्तारूढ़ नहीं हो पाया। 27 जनवरी 1556 ईस्वी को स्वयं के द्वारा निर्मित पुस्तकालय दीन पनाह की सीढ़ियों से फिसलने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर इतिहासकार लेनपूल और बदायूं ने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं एक लंबे समय तक शासनकाल में बना तो रहा, लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत कम थी। कहा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर 13 वर्ष का था और उस समय वह पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर में था, बैरम खां के संरक्षण में। एक तरफ दिल्ली का सिंहासन खाली होता है। उसकी इस अनुपस्थिति का लाभ उठा करके सूर साम्राज्य के सेनापति हेमू, जिसे हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जो कि 14वां ऐसा शासक था इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होता है। वह अंतिम हिंदू बादशाह के रूप में जाना जाता है। इधर हेमू दिल्ली की बादशाहत को स्वीकार करता है, शासन सत्ता पर आसीन होता है, और उधर बैरम खां 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की अवस्था में बालक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को बादशाह घोषित करता है। उसके बाद संरक्षक के रूप में वह दिल्ली की तरफ बढ़ता है। कहा जाता है कि बैरम खां अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़ रहा था। इधर हेमचंद विक्रमादित्य दिल्ली में नरसंहार ना हो, इसके लिए वह भी अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़ता है और पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। एक बार वही पानीपत दोबारा रण के लिए तैयार होता है, जहां पर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, वहीं पर दूसरा निर्णायक युद्ध 1556 में होने जा रहा था। इसे द्वितीय पानीपत के रूप में जाना जाता है। द्वितीय पानीपत युद्ध के दौरान एक तरफ जहां अकबर की सेना बैरम खां के नेतृत्व में थी, वहीं पर शेर शाह सूरी और उसके राजवंशों की सेना हेमचंद विक्रमादित्य, जो कि अब सेनापति के साथ साथ बादशाह भी बन चुका था, उसकी सेना थी। सेनाओं का आमना सामना जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। कहा जाता है कि प्रारंभिक चरण में हेमचंद विक्रमादित्य विजय को प्राप्त कर रहा था। अचानक एक तीर उसकी आंख में लग जाने से वह घायल हो जाता है। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि किन्हीं अन्य कारणों से चोट लगा। खैर जो भी हो, रण के मैदान में
वह पराजित होता है और कहा जाता है कि इस प्रकार शासन सत्ता पुनः मुगलों के अधिकार में आ जाती है और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दिल्ली का बादशाह बनता है। आइए बैरम खां के संरक्षण की बात करते हैं। कहा जाता है कि 1556 से 1560 तक अकबर के जीवन काल पर, जो कि ये 4 साल महत्वपूर्ण है, प्रभाव बैरम खां का रहा। 1556 से 1560 ईस्वी के मध्य अकबर ने सभी महत्वपूर्ण कदम बैरम खां के निर्देश में ही उठाए। बैरम खां एक कार्लाइल तुर्क था तथा शिया संप्रदाय का था। वह बाबर तथा हुमायूं दोनों की सेवा में रहा। उसकी सेवाओं से प्रभावित होकर हुमायूं ने उसे खान बाबा कहा। सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं ने अकबर को युवराज व बैरम खां को उसका संरक्षक घोषित किया था। संरक्षण काल के दौरान ही अकबर व बैरम खां के बीच वैचारिक मतभेद होने के कारण दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। बैरम खां के इस संघर्ष में पराजय का सामना करना पड़ा और बैरम खां पराजित हुआ। अकबर ने बैरम खां की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उसे हज यात्रा के लिए भेजा, जहां एक अज्ञात अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी। इतिहासकारों का मानना है कि बैरम खां की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लिया अकबर ने तथा उसके पुत्र अब्दुल रहीम को संरक्षण दिया, जो आगे चलकर खान-ए-खाना के नाम से विख्यात हुआ।